हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। आज हम लोग 11th क्लास के लिए और ये चैप्टर जो है आपको 10th क्लास के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये चैप्टर जो है वो हमारा हिंदी मीडियम के लिए रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण का है, जिसका मतलब है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें सीधा सा मतलब होता है कि हम हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के जो एंडोक्राइन सिस्टम की अंतस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी उपापचय क्रियाएं चलती रहती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती हैं, तो उनको पूरा करने के लिए, उनको जो है एक सही तरीके से चलाने के लिए हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, बहुत सारी चीज़ों का जो है या फिर बहुत सारी जो क्रियाएं हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती हैं। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक क्रियाओं के लिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो हैं रासायनिक पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वही जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो हमारे इन तंत्र की सहायता से बनते हैं। तो हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है, ठीक है, वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। होम्योस्टेसिस का मतलब हमें पता है क्या होता है कि हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का जो संतुलन है वो क्या रहता है, कायम रहता है। ठीक है, हमारे जो आंतरिक, हमारा जो इंटरनल सिस्टम है बॉडी का, वो एकदम सही तरीके से चलता रहे, उसी को होम्योस्टेसिस बोलते हैं। अब इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी का एक तो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, और दूसरा हमारी बॉडी का जो अंतस्रावी सिस्टम है यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, और ये दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो इन दोनों की हम जो इकट्ठी स्टडी करते हैं, तो इन दोनों की इकट्ठी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों की इकट्ठी स्टडी को हम लोग न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारी हमें ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां देखने को मिलती हैं। तो हमारी बॉडी में टोटल 3 प्रकार की ग्रंथियां मिलती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो ग्रंथियां होती हैं बहिःस्रावी ग्रंथियां, यानी कि इंग्लिश में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, ये जो ग्रंथियां होती हैं ये हमारे शरीर के अंदर क्या करती हैं, जो भी अपना रासायनिक पदार्थ ये हमारी बॉडी में स्रावित करती हैं, तो वो हमारी बॉडी में कुछ जो है स्पेशल प्रकार की जो वाहिनियां होती हैं, उनके थ्रू हमारी बॉडी में जो टारगेट ऑर्गन होता है वहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, इस वजह से इन ग्रंथियों को हम लोग डक्ट ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डक्ट ग्लैंड्स बोलते हैं। हिंदी में बात करें, नलिका युक्त ग्रंथियां, ये इनका नाम हो जाता है। ठीक है, तो क्या है कि जैसे मान लो हमारी बॉडी में यहाँ पर कुछ रासायनिक पदार्थ, जिनको हम आगे देखेंगे हार्मोन बोलते हैं, यहाँ से बनकर वो हमारे इस ऑर्गन तक, हमारे इस अंग तक पहुँचना है, उसने आकर काम करना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने तक जो ये रसायन हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ऐसे नलिकाओं से, वाहिनियों से होकर आते हैं और फिर उस अंग तक पहुँचते हैं। तो ये प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो कहलाती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि बहिःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, दूसरी जो होती हैं उनको बोला जाता है अंतस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इन ग्रंथियों से निकलने वाले जितने भी रसायन हैं, हार्मोन्स हैं, वो बिना किसी ऐसी नलिकाओं के सीधा हमारे ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इस ऑर्गन से दूसरे अंग तक जाना है, तो यहाँ पर वो किसके द्वारा जाएगा, रक्त के द्वारा जाएगा। और ऐसी कोई भी
वाहिनी या नलिका इसमें काम नहीं आती है। इस वजह से इनको डक्टलेस ग्लैंड्स यानी कि नलिका रहित ग्रंथियां भी बोल दिया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे शरीर में जो पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, या थायराइड ग्रंथि है, ये ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जाम्पल है। ठीक है, और तीसरे प्रकार की ग्रंथियां जो हैं वो कहलाती हैं मिश्रित ग्रंथियां यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड्स। तो मिक्स ग्लैंड्स कैसी होंगी, यानी कि वो एक ऐसी ग्रंथि होगी जिनके कुछ हार्मोन या कुछ रसायन वो बहिस्रावी ग्रंथियों के जैसे इन नलिकाओं से होकर गुजर सकते हैं, और कुछ उनके ज़रूरत पड़ने पर जो हार्मोन है वो बिना किसी वाहिनी के नलिका के सीधा ही रक्त के अंदर स्रावित हो सकते हैं। तो वो ग्रंथियां दोनों तरीकों से क्या कर सकती हैं, इनका परिवहन कर सकती हैं, वो कहलाती हैं मिक्स ग्लैंड्स। जैसे कि हमारे शरीर में जो पैनक्रियाज है यानी कि अग्नाशय, ये ग्लैंड जो है ये एक मिक्स्ड ग्लैंड की यानी कि एक मिश्रित ग्रंथि की उदाहरण है। ठीक है, चलो, तो आई होप ये तीनों आपको तीनों प्रकार की ग्रंथियां क्लियर होंगी। अब इन ग्रंथियों के द्वारा जो स्रावित होने वाले रसायन होते हैं, तो उन रसायनों को हम क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है हार्मोन्स। ठीक है, ये ऐसे केमिकल या रसायन होते हैं जो कि ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो अगर हम केमिकली रासायनिक दृष्टि से देखते हैं तो जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, वो प्रोटीन के पदार्थ होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये प्रोटीन के पदार्थ, इनका जो केमिकल नेचर है, रासायनिक प्रवृत्ति है इनकी, वो प्रोटीनियस प्रकार की होती है। ठीक है, इनके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, और कुछ हार्मोन्स हमारे शरीर में ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, जो स्टेरॉयड या फिर कुछ अदर रासायनिक प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे के सारे प्रोटीन हो, लेकिन ज़्यादातर जो हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन प्रवृत्ति के ही नज़र आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में है कि हमारे शरीर में जो ग्रंथियां हैं वो कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं और कितनी टोटल ग्रंथियां हमारे शरीर में मौजूद हैं, वो हम देखेंगे और फिर एक एक करके उन ग्रंथियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर टोटल कितनी ग्रंथियां मिलती हैं, कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलती हैं, तो ये यहाँ पर मैंने आपको बोर्ड में दिखाया है। तो सबसे पहले जैसे कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जो है बॉडी का स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली जो ग्रंथि है वो हमारे दिमाग में होती है, मस्तिष्क में होती है। यहाँ पर दो ग्रंथियाँ आपको मिल जाएंगी। पहली ग्रंथि जो है वो होती है हाइपोथैलेमस। ठीक है, दूसरी ग्रंथि इसके साथ ही होती है, उसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तीसरी ग्रंथि जो है वो हमारे गले में होती है, जो थायराइड होती है, और थायराइड के पीछे वाली साइड, बैक साइड पर ही आपको इसी के रिलेटेड ग्रंथियां मिलती हैं जो होती हैं पैराथायरॉयड। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक जुड़ी होती हैं, तो दोनों का नाम एक साथ में ही लिख दिया। फिर हमारे जो चेस्ट रीजन में मिलती है वो है थाइमस ग्रंथि। उसके बाद हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की बात करते हैं, तो इसमें हमें मिलती है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास। ठीक है, उसके बाद हमारी जो किडनी होती है, वृक्क होते हैं, तो किडनी के ऊपर वाली साइड पर
हमें 2 किडनियां हैं तो दोनों किडनियों के एक एक साइड पर क्या मिलती है, जो है अधिवृक्क ग्रंथियां मिलती हैं, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम मादा के शरीर की बात करते हैं तो उनमें अंडाशय यानी कि ओवरी जो है वो भी एक ग्रंथि का काम करती है, ग्लैंड का काम करती है। और अगर मेल में, नर में बात करें तो वो होते हैं वृषण। ठीक है, तो ये टोटल जो है एंडोक्राइन ग्रंथियां, अंतस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में मिलती हैं, जिनका जो परिवहन है या जिनका जो श्रावण है वो सीधा की सीधा क्या है, हमारे रक्त में जाता है, ब्लड में जाता है। ठीक है, तो इन्हीं ग्रंथियों को हमने एक एक करके पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले जैसे कि अगर हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में यानी कि दिमाग में मौजूद होती है। ठीक है, यहां पर आपको मिल जाएगी बिल्कुल थैलेमस के साथ में। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है वो पीयूष ग्रंथि के साथ में एक बहुत ही महीन बारीक नलिका से जुड़ी रहती है। ठीक है, इसको वैसे इनफंडिबुलम बोला जाता है। तो हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले जितने भी हार्मोन हैं वो क्या करते हैं, इस पीयूष ग्रंथि को आगे ऑर्डर देते हैं और फिर पीयूष ग्रंथि से कुछ रसायन, कुछ हार्मोन निकलते हैं जो कि उस टारगेट ऑर्गन तक जाकर अपना काम करते हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से 2 प्रकार के हार्मोन का स्रावन हो सकता है। एक तो होते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स संकोची हार्मोन्स, इनहिबिटिंग निरोधी हार्मोन्स। ठीक है, तो इन दोनों का काम भी अलग अलग होता है। जो रिलीजिंग हार्मोन हैं ये तो क्या करते हैं, ये पीयूष ग्रंथि को जाकर ऑर्डर देते हैं जिसके कारण पीयूष ग्रंथि आगे कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती है। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स स्रावित कराते हैं। और पीयूष ग्रंथि जब आगे उन हार्मोन्स को बॉडी के अंदर स्रावित करेगी तो ऑब्वियसली जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो फिर उन हार्मोन्स को रोकना भी पड़ेगा। तो रोकने के लिए हाइपोथैलेमस ही क्या करती है, फिर इनहिबिटिंग हार्मोन्स का भी निर्माण करती है, जो क्या करते हैं, जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स का स्रावन रोकते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के जो हैं हार्मोन्स इससे निकलेंगे और टोटल 10 हार्मोन जो हैं ये ग्रंथि बनाती है। तो उन 10 हार्मोन के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले कि ये जो हाइपोथैलेमस है वो पीयूष ग्रंथि को आगे क्या करती है, उत्तेजित करती है, ऑर्डर देती है। इस वजह से हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है, हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि की नियंत्रक ग्रंथि भी बोला जाता है, यानी कि इट इज कॉल्ड एज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो यहाँ पर जो मास्टर ग्लैंड है वो हमारी पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि की भी ये मास्टर होती है, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि को भी क्या करती है, ऑर्डर देती है अपने काम करने के लिए। इस वजह से इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। तो कौन कौन से वो 10 हार्मोन हैं जो इससे स्रावित होते हैं और उनका काम क्या है वो देखते हैं।
तो सबसे पहला जो हार्मोन है वो है वृद्धि हार्मोन मोचक हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसका काम होता है वृद्धि हार्मोन के स्रावन को प्रेरण करना। तो उसके ऑपोजिट दूसरा हो जाएगा वृद्धि हार्मोन निरोधी हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये उसी के स्रावन को क्या करेगा, रोकने का काम। तीसरा है थायरोट्रोपिन मोचक हार्मोन, यानी कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये थायरोट्रोपिन के स्रावन को उत्तेजित करेगा। चौथा जो है वो है प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन, यानी कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH। ये प्रोलैक्टिन को रिलीज कराने का काम करेगा। उसके नेक्स्ट वाला इसको रोकने का काम करेगा। तो ये हो जाएगा प्रोलैक्टिन मोचक निरोधी हार्मोन, यानी कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। छठा है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मोचक हार्मोन MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन RH। ये मेलानोसाइट को जो है स्टिमुलेट करता है। मेलानोसाइट जो है वो हमारे शरीर का जो रंग होता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप बहुत तेज़ धूप में जाते हो तो हमारी चमड़ी जो है वो आप देखते हो काली हो जाती है। तो काली होने के कारण जो है हमारी बॉडी के जो कोशिकाएं हैं तो उनके ऊपर UV रेस नहीं पड़ती हैं, तो हमारी बॉडी को एक कैंसर होने से बचाने का काम करता है मेलानोसाइट। उसके बाद में इसी का अगला जो है MSH-IH, यानी कि इनहिबिटिंग निरोधी हार्मोन हो जाएगा। आठवां है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कॉर्टिकोट्रोपिन को आगे चलकर रिलीज करवाएगा। उसके बाद में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है LHRH। और लास्ट वाला जो है वो पुटिकिया स्टिमुलेटिंग हार्मोन मोचक हार्मोन है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, पुटिकाओं को जो है उत्तेजित करने का काम करता है। तो ये टोटल जो है 10 हार्मोन इस ग्रंथि से हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो हैं अपनी नेक्स्ट पीयूष ग्रंथि के बारे में जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो है अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।